आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिज्म का एक तरह से हम थर्ड पार्ट कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये क्या है, ऐसा कुछ फैराडे लॉ, लेंज लॉ हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे। क्या है ये, जैसे हम पढ़ते थे या देखते थे, पहले एक ट्यूबलाइट हुआ करती थी, उसमें एक चोक कॉइल लगती थी। तो पहले लाइट कम ब्राइटनेस देती थी, फिर धीरे धीरे फुल ब्राइटनेस पे आती थी। तो ऐसा क्यों होता था? अगर वो ट्यूबलाइट सही से ब्राइटनेस नहीं देती थी तो उसकी चोक कॉइल को चेंज किया जाता था। या हम कह सकते हैं कि चोक कॉइल का जो काम था वो था ट्यूब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। उस कॉइल में, चोक कॉइल में जो कंसेप्ट काम में आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट। कैसे? वो आरएल सर्किट आगे आएगा, डीसी के साथ, एसी के साथ, हम वहां बात करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, ठीक है। इसमें हम तीन अलग अलग शेप रखते हैं, एक ये रखते हैं, एक ये रखते हैं और एक ये रखते हैं। इससे कितनी लाइनें जा रही है? 4। इससे कितनी जा रही है? 3। इससे कितनी जा रही है? 1। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से जा रही है, इन फील्ड लाइंस की जो काउंटिंग है या जो इनका नंबर है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको लिखते किससे हैं? फाई से। फाई है क्या? फाई को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are passing through any area is called as magnetic flux। उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसमें से 4 लाइनें गई है, इसमें से 3 और इसमें से 1। ये फ्लक्स कैसे चेंज होता है? मान लो एक ये फ्लक्स है और एक ये फ्लक्स है, दोनों में सेम एरिया रख दें तो यहां से 5 लाइनें जा रही है, यहां से 2 लाइनें। किसका फ्लक्स ज्यादा है? इसका है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बी के। दूसरा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेम हो लेकिन एक में ये एरिया रखें और एक में ये एरिया, किसमें से ज्यादा फ्लक्स जाएगा? इसमें से। रीजन क्या है? यहां एरिया ज्यादा है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया है। तीसरा, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम लूप एक बार यूं रख दें और एक बार यूं रख दें, इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी। रीजन क्या है कि जो एरिया है ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है। जैसे ये अगर अपना हाथ है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इधर हाथ यूं हो तो एरिया होगा इधर, यूं हो तो होगा ऊपर। तो इसका एरिया तो है इधर, यूं रखा है, और इसका एरिया है ऊपर। मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में एंगल 0 है और यहां एंगल 90 है। ये थीटा 90 होने की वजह से इसमें से फ्लक्स नहीं जा रहा है। थीटा बढ़ने पर वैल्यू कोस थीटा में घटती है, तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। इन तीनों को एक जगह कर दें तो फाई इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है बी ए कोस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं बी डॉट ए। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो स्केलर प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि फाई कैसी प्रॉपर्टी है? स्केलर प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू बी ए कोस थीटा या बी डॉट ए से हम दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है? तो अब हम बात करेंगे फैराडे लॉ की। देखो फैराडे लॉ क्या था कि
एक साइंटिस्ट जिसका हम नाम सुनते हैं, ये था ओरस्टेड। ओरस्टेड की क्या आदत थी कि ये हर वक्त अपने हाथ में एक मैग्नेट रखता था। पूरे दिन लैब में काम करता था। अब लैब में काम करेगा तो क्या होगी, थकान होगी, और थकान के बाद आदमी क्या करना चाहेगा, पानी पीना चाहेगा। तो ओरस्टेड हमेशा अपने हाथ में एक मैग्नेट रखता था। इसके घर में कहीं एक गैल्वेनोमीटर रखा हुआ था जिसके बीच में एक नीडल थी। अब जब प्यास लगी तो जो ओरस्टेड है ये इस साइड में आने लगा। जब ये यहां से चलता है तो उसने नोटिस किया कि ये नीडल इस साइड में चलने लगी। ओरस्टेड को कुछ डर लगा कि क्या हो सकता है, तो ओरस्टेड यहीं रुक गया। जैसे ही ओरस्टेड रुकता है तो नीडल भी वापस यहीं आ जाती है। ओरस्टेड फिर से चलने लगता है, नीडल फिर से चलने लगती है। ओरस्टेड आगे जाता है तो नीडल पीछे आने लगती है। मतलब जब ओरस्टेड चलता है तब नीडल चलती है, ओरस्टेड तेज चलता है तो नीडल तेज चलती है, ओरस्टेड स्लो होता है तो नीडल स्लो होती है, और जैसे ही ओरस्टेड रुकता है तो नीडल फिर से कहाँ आ जाती है, जीरो पर। ओरस्टेड को कुछ डर लगने लगा। ओरस्टेड ने अपने पड़ोसी को फोन किया जिसका नाम था माइकल फैराडे। फैराडे लंबे लंबे बाल वाला वो साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्वेंट किया। जैसे ही फैराडे आता है तो फैराडे समझने की कोशिश करता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ देर समझने के बाद फैराडे को महसूस होता है कि शायद जो कुछ है वो इस मैग्नेट की वजह से है। फैराडे ओरस्टेड को यहां से भेज देता है और खुद इस चीज को एग्जामिन करता है। अब जो रियल एक्सपेरिमेंट किसका था, ओरस्टेड का था, उसका सारा क्रेडिट कौन ले जाता है, फैराडे। और इसी एक्सपेरिमेंट को उसने अपना स्टेटमेंट बनाकर दे दिया और इसको नाम किसका मिल गया, फैराडे लॉ का। लॉ क्या था कि गैल्वेनोमीटर की यहां कॉइल है, जब मैग्नेट इसके पास आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, जब मैग्नेट रुकता है तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, और जब ये तेज आता है तो फ्लक्स तेजी से चेंज होता है। तो माइकल फैराडे ने एक लॉ दिया कि अगर किसी कॉइल से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया जाए तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है या एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसको किसका लॉ दे दिया गया, फैराडे लॉ का। तो फैराडे लॉ क्या था, फैराडे लॉ है कि इफ ए फ्लक्स इज पासिंग थ्रू एनी एरिया, अगर किसी एरिया से कोई फ्लक्स गुजर रहा है, और इफ ए फ्लक्स इज पासिंग थ्रू एनी कॉइल, किसी कॉइल से जा रहा है, एंड इट इज चेंजिंग, और अगर ये चेंज हो रहा हो, देन एन ईएमएफ एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, तो उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। और उस ईएमएफ की जो है वो E इज इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन dt से देते हैं। n क्या है, यहां नंबर ऑफ टर्न्स है, और डी फाई अपॉन dt क्या है, डिफरेंस इन फाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या है ये, डिफरेंस इन फाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू फैराडे, इफ फ्लक्स is changing for a coil, then an EMF and a current will be induced in that coil, तो उस coil में एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और उस EMF की वैल्यू क्या होती है, n d phi upon dt। अब इस n d phi upon dt पे किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, फैराडे लॉ है, E इज इक्वल्स टू क्या है, n d phi upon dt है, और याद हो तो फाई अभी हमने क्या पढ़ा था,
फाई होता है बी ए कोस थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया और थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब टाइप 1 हम लेते हैं। टाइप 1 व्हेन बी इज चेंजिंग, अगर बी चेंज हो रहा है तो इसमें दो तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। टाइप 1 फिर से, इफ कोइल कम्स इन और आउट, अगर कोइल अंदर आए या तो बाहर चली जाए। कैसे? ए कोइल ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज कमिंग इन मैग्नेटिक फील्ड of 20 Tesla. If number of turns is 100, then find induced EMF। और फिर तो देखिए, जब इस तरह का सवाल है तो साथ में मान लो ये डायग्राम और दे रखा है कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कोइल इज कमिंग इन फील्ड। पहले कोइल जिस फील्ड में है वहां का मैग्नेटिक फील्ड 0 है और बाद में जिसमें ये आती है वहां का मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला है। तो करते क्या है, जो चीज नहीं दी हुई हो उसको 1 मान लेंगे और करेंगे क्या, E इज इक्वल्स टू एन, कितना दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स 100। चेंज क्या हो रहा है, इफ बी इज चेंजिंग, जो चेंज होता है उसको अंदर रखेंगे, बाकी सब कुछ बाहर कर देंगे। तो E इज इक्वल्स टू होगा एन ए कोस थीटा इंटू डी बी अपॉन डी टी। ये डी बी चेंज हो रहा है। एन एरिया कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आएगा 6 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर का ये 10⁻⁻⁴ कोस थीटा। अगर नहीं दे रखा है तो 1 कर देंगे। डी बी, डिफरेंस ऑफ बी, पहले 0 था फिर 20 है, तो डिफरेंस कितना है 20 है, अपॉन डी टी, टाइम नहीं दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ आएगा, जैसे मान लो दे रखा है एरिया इज कमिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला इन 2 मिली सेकेंड, तो नीचे आ जाएगा 2 मिली सेकेंड। ये 2 से 10 ये कैंसिल और आंसर आ जाएगा 600 वोल्ट। दूसरा इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम का फंक्शन हो। कैसे? जैसे दे रखा है ए कोइल ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज कमिंग इन सच मैग्नेटिक फील्ड दैट B is changing as B equals to 3t square plus 2t. Then find EMF induced in 2 seconds. देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, अब यहां बाकी तो लिख देंगे सब कुछ, एन ए कोस थीटा, और जब डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे तो आएगा डी अपॉन डी टी और बी की जगह आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। बाकी सारी वैल्यू लिखेंगे, एन नहीं दे रखा है तो 1 कर देंगे। एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोस थीटा नहीं दे रखा तो 1 कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा 6t प्लस 2। कैसे? पहले पावर इधर आएगी तो 3 इंटू 2 6 और फिर पावर 1 कम होगी तो 6t प्लस इसकी पावर है 1, इधर आएगा तो 2 इंटू 1 2 और फिर पावर जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो t की पावर 0 का मतलब होगा 1। तो आ गया ये। किस टाइम पे चाहिए, 2 सेकेंड पे, तो t की जगह पे क्या लगा देंगे 2, तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻⁴, ये 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, तो आएगा 84 इंटू 10⁻⁴। ये था तब का क्वेश्चन जब क्या चेंज हो रहा हो, बी इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कर चुके हैं, अब हम करेंगे एरिया के क्वेश्चन, जब एरिया चेंज हो रहा हो।
तब कैसे आता है, देखिए सेकंड है व्हेन एरिया इज चेंजिंग, देखिए टाइप 2 है व्हेन एरिया इज चेंजिंग। इसमें फिर से दो तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। पहला तब व्हेन एरिया इज फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन था, इसमें एरिया टाइम का फंक्शन होगा। कैसे, इफ ए कोइल इज placed in 20 Tesla field and its area is changing as A equals to 3t square plus 4t, then find EMF induced in 2 seconds। जब इस तरह का सवाल आए तो कैसे करते हैं, देखो अब जब एरिया चेंज होगा तो एरिया को अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर निकाल देंगे, तो क्या आएगा E इक्वल्स टू एन बी कोस थीटा और ये आएगा डी ए अपॉन डी टी। तो E इक्वल्स टू एन नहीं दे रखा है तो 1, B है 20, कोस थीटा नहीं है तो 1 एंड डी बाई डी टी यहां पे आएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t। क्या आएगा ये 20, ये आएगा 60 प्लस 4 और t की जगह कितना लिखना है 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 16, तो ये आएगा 320 वोल्ट। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एरिया चेंज नहीं होके रेडियस चेंज होती है, श्रिंक कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है। उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। देखिए मान लो क्वेश्चन हमें दे रखा है ए कोइल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस विथ 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन 20 टेस्ला फील्ड, इट्स रेडियस इज श्रिंकिंग एट 2 mm per second, then find induced EMF। रेडियस जो है वो श्रिंक कर रही है, तो करते क्या है E इक्वल्स टू एन बी कोस थीटा डी अपॉन डी टी और एरिया की जगह रेडियस दे रखी है तो सर्किल का एरिया क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा एन बी कोस थीटा पाई बाहर, अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2r, पहले 2 बाहर आएगा तो आ गया 2r, अब r का t के रिलेटिव करेंगे तो लिख देंगे dr अपॉन dt। देखो ये क्यों आया है, जैसे जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले लिखते हैं 2 बाहर आता है, पावर 1 कम होती है तो आता है 2x, फिर होता है x का, ये तो था पावर का डिफरेंशिएशन, फिर करते हैं हम x का तो आता है dx अपॉन dx जो कितना हो जाता है 1, इसलिए क्या लिखते हैं 2x। अब यहां dr अपॉन dt 1 नहीं होता इसलिए इसको यूं लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे n 100 b 20 कोस थीटा नहीं है तो 1 पाई 2 रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2 और फिर dr अपॉन dt कितना दे रखा है, रेडियस की श्रिंकिंग स्पीड देखो ये है r अपॉन t, ये दे रखी है 2 mm पर सेकेंड। सोल्व करके इसका उत्तर हम निकाल देंगे। ये थे टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें क्या चेंज हो रहा होता है, पहले b चेंज हुआ, अब किसको चेंज किया हमने एरिया को। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें क्या चेंज होता है, थीटा चेंज होता है। अब हम लेते हैं तीसरा केस जिसमें b चेंज हो चुका है, एरिया चेंज हो चुका है, अब चेंज होगा थीटा। व्हेन
थीटा इज चेंजिंग। जब थीटा चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू NBA डी बाई डी टी कोस थीटा। अब याद रखेंगे इस कोस थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे क्या दे रखा है, टाइम, बल्कि इसको लिख देंगे NBA कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 अपॉन डी टी। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन अलग अलग बुक में दिए गए हैं उनमें दो तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहले टाइप के वो जब इसमें थीटा 0 और 180 किया गया होता है। कैसे, ए कोइल ऑफ 20 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड इन 10 टेस्ला फील्ड सच दैट इट्स एरिया इज पैरेलल टू फील्ड। देखो यहां तक क्वेश्चन में क्या समझ में आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि एरिया इज पैरेलल टू फील्ड। पैरेलल टू फील्ड होने का मतलब है कि जो थीटा 1 है वो कितना गिवन है, 0 है। नाउ इन 2 सेकेंड इट इज रोटेटेड बाई 180 डिग्री, देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको 2 सेकेंड में 180 डिग्री से रोटेट करवा देते हैं तो थीटा 2 कितना है, 180। तो करते क्या है, E इक्वल्स टू N दे नहीं रखा है, B दे रखा है 10, एरिया दे रखा है 20, मीटर स्क्वायर है तो पावर आएगी नहीं। कोस थीटा 1 कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस कोस 180 इसकी वैल्यू होती है -1। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। देखो 1 माइनस -1, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहां पे इसका सम कितना हो जाता है, 2। याद रखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आए कि जो एरिया है ये जब एंगल 0 और 180 दिया गया हो तो ये कितना हो जाता है, 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल और आंसर क्या बचता है, 200 वोल्ट। हमेशा 0 और 180 नहीं देखना है, कुछ बार ऐसा भी हो सकता है, ए कोइल ऑफ 20 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला सच दैट इट्स प्लेन इज पैरेलल टू फील्ड। नाउ it is rotated by 180 degree in 2 seconds, then find induced EMF। देखो जब ऐसा सवाल आए, एक स्लाइड सा चेंज है, यहां लिखा था such that its area is parallel और यहां क्या लिखा है, its plane is parallel। प्लेन पैरेलल होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यूं है और कोइल यूं रखी है, इसका प्लेन पैरेलल है, तो एरिया किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। इस बार जो थीटा 1 है वो कितना डिग्री आएगा, 90, क्योंकि बी इधर है और एरिया ऊपर है। अब यहां कोस थीटा 1 होगा 90, 180 से घुमाएंगे तो ये होगा 270। दोनों ही केसेस में ये वैल्यू 0 होगी और इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना कर दिया जाता है, 0। याद रखेंगे कि जो एंगल है वो एरिया का दे रखा है या प्लेन का दे रखा है, और अगर किसी क्वेश्चन में पैरेलल होने की बजाय डायरेक्ट एंगल ही दे दिया जाए कि 30 है, 60 है, 80 है, तो हम वो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब फैराडे के लॉ से ही हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू भी। वो कैसे, अब हम ये देखते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट। ओम्स लॉ में हम पढ़ते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ सकते हैं, V अपॉन आर।
V या E एक ही बात है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n d phi अपॉन dt, और फिर डिवाइड किससे कर देंगे, R से। ये है इंड्यूस्ड EMF, जबकि ये है इंड्यूस्ड करंट। थर्ड पे चलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। देखो I इज इक्वल है n अपॉन R d phi अपॉन dt। I को लिख सकते हैं dq अपॉन dt n अपॉन R d phi अपॉन dt। dt से dt कैंसिल कर दें तो dq की वैल्यू आएगी n अपॉन R इंटू d phi। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। देखो EMF में नीचे dt है, करंट में नीचे dt है, चार्ज में नीचे dt नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि induced charge does not depend on time। टाइम पे डिपेंड ये नहीं करता है, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ये कोइल है। अगर मैग्नेट स्लो आती है तो करंट कम होगा, फास्ट आएगी तो करंट ज्यादा होगा। स्लो आएगी तो EMF कम होगा, फास्ट आएगी तो EMF ज्यादा होगा। लेकिन जो चार्ज है वो चाहे स्लो आए चाहे फास्ट आए, वो हर केस में सेम रहेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है जिसमें मैग्नेट पास में आई है। तो हम कह सकते हैं और इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट। ये था फैराडे लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम तैयार करेंगे लेंज लॉ। आज जो हमने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि बाकी के चैप्टर में बार बार ये सारी चीजें काम में आती रहेगी।